श्री योगानंद स्वामी कला महाविद्यालय बसमत नगर जिला हिंगोली शैक्षिक वर्ष 2020-21 में बीए तृतीय वर्ष में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने बीए तृतीय वर्ष में आपको 9वां और 10वां प्रश्न पत्र 5वें सेमेस्टर में रखा है और वह 9वां प्रश्न पत्र जो है वह मेरी तरफ है, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम परंपरागत रूप से कक्षा में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को झेलते आए हैं, लेकिन कुछ कारणवश यानी कि कोविड-19 की वजह से हम प्रत्यक्ष रूप में कक्षा में जब तक यह संसर्ग का निर्मूलन नहीं होता तब तक हम प्रत्यक्ष रूप में कक्षा में अध्यापन नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको ऑनलाइन के जरिए बीए तृतीय वर्ष का सेमेस्टर 5वें का पाठ्यक्रम आपको इस वीडियो के जरिए देना चाहते हैं, उससे अवगत कराना चाहते हैं। दोस्तों, आप हिंदी के सभी छात्र हैं और हिंदी के छात्र होने के कारण आपने बीए प्रथम वर्ष में कथा साहित्य इस प्रश्न पत्र को देखा, नाटक तथा एकांकी इस प्रश्न पत्र को देखा, यानी कि विश्वविद्यालय ने यह उचित समझा कि जो छात्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर आए हैं वह नए हैं, इसलिए उनको कथात्मक साहित्य के साथ अवगत कराया जाए। इसलिए उन्होंने वह अपना लक्ष्य पूरा किया है और आपने 10 कहानियाँ, 1 उपन्यास, इस तरह से यहाँ पर 2 उपन्यास यहाँ पर आपने पढ़े हैं। उसके साथ साथ आपने नाटक 2 नाटक और 10 एकांकिका भी यहाँ पर आपने पढ़ी है और साथ ही साथ आपने जो है बीए द्वितीय वर्ष में काव्य विधा को आपने देखा है, कविता विधा को देखा है, यानी कि मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता और निबंध तथा कथेतर गद्य इस प्रश्न पत्र को भी आपने अच्छी तरह से देखा है कि मध्यकालीन काव्य में संत कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा बाई का काव्य यहाँ पर आपने देखा है। उसके बाद आधुनिक काव्य मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हो या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता हो या केदारनाथ अग्रवाल की कविता हो या अन्य ऐसे आधुनिक कवियों की कविता हो, वह आपने अच्छी तरह से देखा है, उसका अध्ययन किया है, उसके साथ आप अवगत हो चुके हैं। उसके बाद हमने निबंध क्या है, इस निबंध विधा को भी हमने देखा है और 10 निबंध कुल मिलाकर पढ़े हैं। 10 निबंध के साथ साथ हमने कथेतर गद्य के साथ भी हम अवगत हो चुके हैं। कथेतर गद्य में हमने आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वर्णन या पत्र साक्षात्कार या इस प्रकार से सभी विधाओं के साथ हम जुड़ चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। अब विश्वविद्यालय ने सोचा कि छात्र अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, तो इसलिए क्यों न उनको हिंदी के छात्र होने के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास से उनको अवगत कराया जाए। इसलिए बीए तृतीय वर्ष में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र को आपके सम्मुख रखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास बताते समय मैं प्रथम अवस्था में आपको बताना चाहूँगा कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 4 कालों में विभाजित किया गया है। जो पहला काल यानी कि आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल रीतिकाल, चौथा काल आधुनिक काल, इन 4 कालों के जरिए हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजित हो चुका है। तो उसमें का पहला जो काल है पाठ्यक्रम में हमारे दिया है, पहला काल जो है आदिकाल, जो 1050 से 1375 तक की अवधि में ये जो काल है उस काल को आदिकाल कहा जाता है। इस काल में क्या है, आदिकाल का सामान्य परिचय और आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियां, इतना ही पाठ्यक्रम यहाँ पर आदिकाल के अंतर्गत है। और
आदिकाल को वीरगाथा काल भी यहाँ पर नाम से अभिहित किया जाता है। वह हम पाठ्यक्रम पढ़ाते समय आपको उसके साथ अवगत कराएंगे। अब पाठ्यक्रम का जो दूसरा हिस्सा है वो यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 तक की अवधि में है। अब भक्ति काल में विभिन्न प्रकार के संत का साहित्य जो है वह भक्ति काल की कोटि में आ जाता है। इन संतों ने समाज सुधारने हेतु समाज को अंधकार की खाई से बाहर निकालने के लिए अपनी वाणी के द्वारा जो प्रज्वलित लफ्ज निकाले हैं, प्रज्वलित साहित्य निकाला है, वह साहित्य यानी कि संत साहित्य की कोटि में आता है या भक्ति काल की कोटि में यहाँ पर वह आ जाता है। इसमें संत कबीरदास के साथ आप अच्छी तरह से परिचित है, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, दादू दयाल, यानी कि ये सभी जो संत है उन संतों को यहाँ पर उनका साहित्य देखना है। अब भक्ति काल के अंतर्गत दो काव्यधाराएं प्रवाहित होती है। पहली काव्यधारा है निर्गुणवादी काव्यधारा, निर्गुणवादी काव्यधारा, और दूसरी काव्यधारा है सगुणवादी काव्यधारा। निर्गुणवादी काव्यधारा उस काव्यधारा को कहा जाता है जो संत ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, ईश्वर को किसी भी साकार रूप में न मानते हुए सृष्टि के कण कण में उसका अस्तित्व मानते हैं, वह काव्यधारा यानी कि निर्गुणवादी काव्यधारा कहा जाता है। अब इस निर्गुणवादी काव्यधारा के अंतर्गत दो काव्यधाराएं प्रवाहित होती है, एक ज्ञान मार्गी काव्यधारा, दूसरी प्रेम मार्गी काव्यधारा। ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो है संत कबीरदास है, और प्रेम मार्गी काव्यधारा को दूसरा नाम सूफी काव्यधारा कहा जाता है। इसके प्रमुख कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। अब दूसरी काव्यधारा जो है सगुणवादी काव्यधारा, इसके अंतर्गत भी दो काव्यधाराएं प्रवाहित हुई है, जिसमें पहली काव्यधारा है राम भक्ति काव्यधारा। यानी कि सगुणवादी काव्यधारा किसे कहा जाता है? जो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं उसको सगुणवादी काव्यधारा कहा जाता है। यानी कि यह जो कवि है रामायण के जो राम है, रामायण के राम को या उसकी मूर्ति को पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजन करते हैं और अपने आराध्य की भक्ति करते हैं। यानी कि ये जो कवि है सगुणवादी काव्यधारा है। तो उसमें राम भक्ति काव्यधारा एक है। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि रामचरितमानस के निर्माता तुलसीदास है, और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की जो प्रमुख कवि है उसके सूरदास है। और सूरदास और तुलसीदास यह सगुणवादी काव्यधारा के दो प्रमुख कवि के रूप में सामने आ जाते हैं। लेकिन चारों काव्यधाराओं में यानी कि ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की केवल हमें प्रवर्तिगत अध्ययन यहाँ पर हमें करना है। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा काल जो है रीति काल। यानी कि रीति का अर्थ है प्रीति, प्रीति यानी कि प्रेम काल जिसको कहा जाता है, श्रृंगार काल उसको कहा जाता है, अलंकार काल उसको कहा जाता है, प्रेम काल भी उसको यहाँ पर कहा गया है। यानी कि इस काल में नारी का नक्सिक वर्णन, नारी का सौंदर्य वर्णन अधिक मात्रा में यह दरबारदारी कवियों ने किया है। यानी कि रीति काल में विभिन्न राजा महाराजाओं के दरबार थे, विभिन्न राजा महाराजा थे, उनके दरबार में दरबारदारी कवि रहा करते थे, और इन कवियों ने अपने राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से अलंकृत चमत्कृत साहित्य लेखन करने का काम किया है। तो इस रीतिकाल में तीन काव्यधाराएं यहाँ पर प्रवाहित हुई है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि आचार्य केशव है, रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी है, और रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि जो है घनानंद है। इस प्रकार से यह तीन काव्यधाराएं यहाँ पर हमें इसमें देखनी है। इसका भी केवल प्रवृत्तिगत अध्ययन हमें करना है। अब अगला जो काल आ जाता है वह यानी कि आधुनिक काल। आधुनिक काल तीनों कालों से अलग है। तीनों कालों में केवल पद्य में साहित्य की निर्मित हुई है, काव्यात्मक रूप में साहित्य की निर्मित हुई है। लेकिन आधुनिक काल में गद्य की निर्मित हुई है, गद्य की उपज है। आधुनिक काल को गद्य की उपज का काल कहा जाता है। और इस काल में
गद्य का उद्भव होने के कारण इस काल में नई नई विधाओं ने गद्य में जन्म लिया है, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा आदि आदि सभी विधाओं का उद्भव इस काल में यहाँ पर इसके पश्चात गद्य के उद्भव के साथ साथ यहाँ पर हो जाता है। अब आधुनिक काल में काव्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक पहली काव्यधारा है वो यानी कि भारतेंदु युगीन काव्यधारा। आचार्य भारतेंदु युगीन काव्यधारा में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस काव्यधारा को भारतेंदु युगीन काव्यधारा यहाँ पर कहा गया है। ये इस काव्यधारा का समय 1885 से 1885 से 1900 की अवधि तक ये भारतेंदु युगीन काव्यधारा है। उसके बाद दूसरी काव्यधारा जो है वो यानी कि दिव्येदुयुगीन काव्यधारा। दिव्येदुयुगीन काव्यधारा का जो समय है वह समय 1900 से लेकर 1920 तक है। इस काल को द्विवेदीयुगीन काव्यधारा इसलिए कहा गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हुए विभिन्न साहित्यकों का साहित्य उस पत्रिका में प्रकाशित करने का काम उन्होंने किया। जैसे मैथिली शरण गुप्त हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश का हो, इन सभी साहित्यकारों का साहित्य उन्होंने उसमें प्रकाशित किया है, जिसके कारण द्विवेदीयुगीन काव्यधारा में अंग्रेजों का जमाना होने के नाते देशभक्ति परक साहित्य इस काल में भी यहाँ पर लिखा हुआ नजर में आ जाता है। उसके बाद 1920 से 1938 के बीच में जो काव्यधारा हिंदी साहित्य में विकसित हुई है उसको एक प्रकार से छायावादी काव्यधारा यहाँ पर कहा जाता है। छायावादी काव्यधारा दो महायुद्धों के बीच की काव्यधारा कहा जाता है। दो महायुद्धों के बीच में इस काव्यधारा का जन्म हुआ है। अब यह छायावादी काव्यधारा की प्रवृत्तिगत अध्ययन हमें यहाँ पर करना है और छायावादी काव्यधारा में एक प्रकार से निराशा का भाव यहाँ पर अधिक मात्रा में, क्योंकि प्रथम वैश्विक महायुद्ध में न जाने बहुत सारा खून खराबा यहाँ पर हुआ था, जिसके कारण छायावादी कवि आहत होकर प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। इसलिए छायावादी काव्यधारा की भी प्रवृत्तिगत अध्ययन यहाँ पर हमें लेना है और 1938 तक यहाँ पर इस काव्यधारा का विकास हुआ है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत आदि। ये काव्यधारा पाठ्यक्रम में हमें रखी गई है। उसके बाद आ जाती है 1939 से लेकर 1945 के बीच में प्रगतिवादी काव्यधारा आ जाती है, जिसके प्रमुख कवि नागार्जुन है और यहाँ पर कार्ल मार्क्स के विचारों का अनुकरण करते हुए हिंदी में जिन कवियों ने साहित्य लिखा है उस साहित्य को प्रगतिवादी काव्यधारा कहा जाता है। और नागार्जुन ने इसी प्रकार का साहित्य एक प्रकार से प्रखर व्यंग्यात्मक साहित्य यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ नजर में आता है और आम जनता के साथ प्रगतिवादी साहित्य जुड़ा हुआ हमें नजर में आ जाता है। अब उसके बाद आ जाता है हिंदी में तीसरी प्रयोगवादी काव्यधारा, जिसके प्रवर्तक जो है तार सप्तककार अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जिनका पूरा नाम है। और प्रयोगवादी काव्यधारा की भी प्रवृत्तियाँ यहाँ पर हमें देखनी है। इसमें नए प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया है, वह कैसे हम पढ़ाते समय उसको ध्यान में रखेंगे या उसकी तरफ प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आ जाती है नई कविता। नई कविता का भी हमने प्रवृत्तिगत अध्ययन यहाँ पर उसका करना है। इस प्रकार से आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, इस प्रकार से आधुनिक काल में ये भारतेंदुयुगीन काव्यधारा, द्विवेदीयुगीन काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इतना ही पाठ्यक्रम यहाँ पर हमारे सेमेस्टर 5 में यहाँ पर रखा हुआ नज़र में आ जाता है। अब मुझे आपको लक्षित करना है कि इस पाठ्यक्रम के ऊपर आपको कैसे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे है, उसकी ओर आपको लेकर जाना है। तो प्रश्न पहला जो है, खंड अ यानी कि भक्ति काल पर विकल्प के साथ
दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रश्न पहला, भक्ति काल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, जिसके लिए अंक है 15 अंक के लिए वो प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रश्न जो दूसरा है, आधुनिक काल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। आधुनिक काल पर यानी कि भारतीय द्विगुण काव्यधारा, दिव्य द्विगुण काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन 6 काव्यधाराओं में से किसी 2 काव्यधाराओं पर आपको विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए भी आपको अंक है 15। प्रश्न तीसरा, टिप्पणी लिखिए। उसमें आपको आदिकाल पर विकल्प के साथ टिप्पणी, आपको आदिकालीन काव्यधारा के ऊपर या आदिकालीन साहित्य पर ही आपको विकल्प के साथ टिप्पणी पूछी जाएगी। इसके लिए आपको 5 अंक है। ब में रीतिकाल पर विकल्प के साथ टिप्पणी, यानी कि आपको इस प्रकार से 2 टिप्पणियां यहाँ पर पूछी जाएगी, दोनों में से एक टिप्पणी को लिखना है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर 15 अंक के 2 प्रश्न दीर्घोत्तरी पूछे जाएंगे। एक प्रश्न भक्ति काल के ऊपर होगा। भक्ति काल के ऊपर की जो 4 काव्यधाराएं, 4 काव्यधाराओं में से किसी 2 काव्यधाराओं के ऊपर प्रश्न आपको आ जाएंगे। दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके लिए आपको 15 अंक है। आधुनिक काल पर जो 6 काव्यधारा है, 6 काव्यधाराओं में से किसी 2 काव्यधाराओं के ऊपर आपको प्रश्न आएंगे, दोनों में से एक का उत्तर आपको लिखना है। इसके लिए भी यहाँ पर आपको 15 अंक है। और आदिकाल पर विकल्प के साथ 2 टिप्पणियां पूछी जाएगी, यानी कि एक टिप्पणी का उत्तर लिखना है। इसके लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। और अंतिम है, रीतिकाल के ऊपर विकल्प के साथ 2 टिप्पणियां पूछी जाएगी, उसमें से एक लिखना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको 5 अंक है। इस प्रकार से यहाँ पर BA तृतीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर में प्रश्न पत्र 9वां आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक 4 कालों का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। और मुझे आशा है कि इस वीडियो के जरिए आप प्रश्न पत्र को अवगत करेंगे और प्रश्न पत्र को समझ कर लेंगे। और हम अगले वीडियो में आपको हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप तासिकाओं को शुरू करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद।